जय हिंद अखिल सर। जय हिंद बाजिया मैम एंड मोनिका मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जय हिंद सर। अखिल सर, बागिया मैम, मोनिका मैम, बाकी सभी लोगों को कॉल लगाना। महादेव सर आ चुके हैं। चलो, कीर्ति मैडम को कॉल लगाना है, लोकेंद्र सर को कॉल लगाना है, प्रभाकरण सर को कॉल लगाना है, सारिका मैडम को कॉल लगाना है, सरवत मैडम को लगाना है, शुभम सर को लगाना है, साइना मैडम को लगाना है, ओपी अग्रवाल सर को लगाना है। मोनिका मैम आ चुके हैं? मोनिका मैम नहीं हाँ आए? जी सर। आ गए हैं, ओके। राहुल सर को लगाना है, बाजिया मैडम आ चुके हैं, अर्चना मैडम को लगाना है, रजत सर नहीं आएंगे, प्रप्रीत मैडम को लगाना है, विनोद सर नहीं आएंगे, रूबी मैडम को लगाना है, अपर्णा मैडम को लगाना है, गौरव सर को लगाना है, साक्षी मैडम आ चुके हैं, साक्षी मैम नहीं आए हैं। चलिए, साक्षी मैडम को कॉल लगाना है। मैं सभी को एक बार कॉल लगा देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। 9:30 हो चुके हैं। चलिए, अखिल सर, मोनिका मैम, बाजिया मैम, महादेव सर। ज्योति मैडम, दिनेश सर प्लीज ज्वाइन द सेशन, गंगाधर सर प्लीज ज्वाइन द सेशन। ज्योति मैडम ज्वाइन कर चुके हैं। बाला सर प्लीज ज्वाइन द सेशन सर। जी सर। क्या बात है, समी ने कॉल एंड कर दिया, मुझे सबसे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सभी लोगों को सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा। All good, sir. All good. Good evening. जी सर। महादेव सर, क्या बात है सर, आपका तो नाम लेके ही मजा आ जाता है सर, पावर आ जाती है ऐसे। सुपर सुपर। क्या बात है, सभी लोग ज्वाइन तो कर लिए टाइम टू टाइम। अब मुझे एंड भी करना है टाइम टू टाइम। हम शार्प 11 बजे
से पहले आज 3 मिनट ज्यादा है, तो मैं आपको 11:57 का प्रॉमिस करता हूं कि मैं कट कर दूंगा, उससे पहले कर दूंगा, उसके बाद में नहीं। तो 10:57 और 11:57। ओ ओ सॉरी मैडम, 10:57, 10:57, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बाप रे, बिग मिस्टेक झटका ऑफ लग माय। गया था सर एक बार को, बट ठीक है। क्यों ऐसा बोल लेता हूँ? पर रजत सर भी मुझे बोलते हैं, सर आप बोलते हो, आपको पता नहीं होता आप क्या बोल जाते हो। आज मुझे रियलाइज हुआ। चलिए एक बेहतरीन शायरी से स्टार्ट करते हैं। दिल मिले, दिल मिले, किसी को दिलदार मिले, फूल मिले, फूल मिले, किसी को फूलों का हार मिले, यार मिले, किसी को प्यार मिले, मगर हमें आज के जैसा दिन हर बार मिले, बार बार मिले, बार बार मिले, जहां पर हम पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे, ऐसी थॉट प्रोसेस वाला दिन हमें बार बार मिले। कुछ तो तालियां हो जाए, अच्छी लगी हो तो ऐसा साथ में एक खाना बनाने वाला भी मिले। ही। अरे मैडम, आप तो सही में, मैडम द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, काइंड ऑफ नॉलेज के लिए आप आइडियल बनोगे एट द एंड ऑफ मीन्स, जितना आप जियोगे ना उससे ये सिद्ध सिद्ध होगा। दिस विल बी प्रूवन कि अगर जिंदगी जीनी है ना कहीं ज्योति मैडम की जैसी जीनी चाहिए। अगर चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो तो मुंह से फेस करो, सामने आके फेस करो, जो होगा वो देखा जाएगा, ए, मगर जिंदगी तो ऐसे भगवान, जीनी है। सर बदहजमी हो जाएगी मुझे, आप चुप रहो आप। थैंक यू वो बट। आपको पता है कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, इसलिए आपको बदहजमी होती है। जी चलिए, दैट्स ट्रू। सर वो क्या मुझे सही अच्छा बात लगा सिखा रहे हो, अखिल हमें सर। भी सिखा दो। अरे सर, मोस्ट इंटेलेक्चुअल सर दिनेश सर आ चुके हैं, क्या बात है सर। मैंने अरे कहा सर, कि सर एज बीइंग अ वुमन इट्स डिफिकल्ट लाइफ टू लिव, क्योंकि सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों बिल्कुल का सर खाना बनाने से बिल्कुल, लेकर ये मैडम तो पूरी आयरन लेडी है क्या, बस वही वैसे बोला भी। मैंने सर। देखो, मैंने अभी हम्म। स्टार्ट किया, उससे पहले आपने कंक्लूड कर दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूं सर कि आपके पास सिली मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सर मगर सिली वो मिस्टेक से गुंजाइश रहती है मेरे पास। हाँ, वो आपके पास सबसे ज्यादा है। चलिए सर, जी। आगे बढ़ते हैं सर, और हमें 10:57 से पहले ये चीज को कंक्लूड करना है, एंड दैट इज माय फर्स्ट कमिटमेंट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। चलो, बहुत छोटा सा सेशन है, जहां पर हम 106 से 110 तक जाने वाले हैं पेटेंट एक्ट में। तो 1061, ये पहले तो 106 किसके बारे में बात करता है? थ्रेटनिंग के बारे में बात करता है। थ्रेटनिंग, जैसे जैसे पेटेंट का चलन बढ़ा, वैसे वैसे लोग क्या करने लगे, पेटेंट फाइल करने लगे। और पेटेंट फाइल करने के बाद, पेटेंट फाइल करना ही क्यों है? जो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होता है वो किसी को रोकना चाहता है, इसीलिए वो पेटेंट फाइल करवाता है। ये तो बात सबसे सही है, मीन्स बहुत ही सिंपल एंड बेसिक बातें हैं। तो अब वो क्या करते हैं, जो भी उनको लगता है पेटेंट ग्रांट होने के बाद, जो भी पर्सन उनको लगता है बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन को कि भाई ये पेटेंट ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है, ये पेटेंट ऑलरेडी ग्रांटेड है, इसका यूज दूसरा कोई ना करे, तो वो सभी को क्या करते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट से बात करते हैं कि भाई मत करो, मत करो, ये पेटेंट का प्रोडक्ट का यूज मत करो,
या बार बार उस एक अकेले ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या पर्सन को टारगेट करते रहते हैं कि मुझे लगता है कि आप मेरी पेटेंट का यूज कर रहे हो या आप इस पेटेंट का यूज कर रहे हो। देखिएगा मैंने दो वर्ड यूज किए यहाँ पर, आप मेरी पेटेंट का यूज कर रहे हो या आप कोई पेटेंट का यूज कर रहे हो। ये दोनों वर्ड का मीनिंग है, इसीलिए मैंने बात की है इस तरीके से। तो आप उसका यूज करना बंद कर दो, ये ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो इसमें कहीं ना कहीं कब गलती हो जाती है कि भाई गलत तरीके से कोई यूज नहीं भी कर रहा है उसको भी अगर आप इस तरीके से बात करते हो कि भाई पेटेंटेड प्रोडक्ट का यूज मत करो, तो उसे धमकी मानी जाती है। बार बार चीजें होती है तो उसे धमकी मानी जाती है। और बस उसी के बेसिस पे थ्रेटनिंग के ऊपर ये सेक्शन नंबर 106 है। पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ in case of groundless threat of infringement proceedings। groundless threats, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, बेबुनियाद थ्रेट्स। चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। 106 सब क्लोज 1 के बारे में बात करेंगे, बस 2 ही सब क्लोज है यहां पर, और उसमें से पहला सब क्लोज। क्वेश्चन है या केस स्टडी है, अ कंपनी A sends mass email and social media post claiming company B will be sued for patent infringement। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। कंपनी ए सेंड्स, कैसे ग्राउंडलेस थ्रेट भेजे जाते हैं वो देखिए, मास ईमेल and social media post claiming company B will be sued for patent infringement even though company A is not the patentee। कंपनी है पेटेंटी भी नहीं है, फिर भी धमकी दे रहा है, ये भी केस बन सकता है। What company B legally do, कंपनी बी इस पे क्या कर सकती है। जो टाइटल है वहां से ही क्लियर हो जाता है, बट जनरली एग्जाम में टाइटल हमारे दिमाग में फिट नहीं होते हैं। हमें बस 106, मुझे तो इतना याद रहता है ग्राउंडलेस थ्रेट्स, और वो भी मैं तो ऐसा पर्सन हूं कि उससे भी कम मैं याद रखता हूं थ्रेट्स, बाकी फिर चीजें सामने आ जाती है। तो मैं आंसर आपको दिखाता हूं और फिर हमें बेस्ट आंसर सही सिलेक्ट करना है। ए आंसर, नथिंग, कंपनी बी कुछ नहीं कर सकती है अनलेस कंपनी ए फाइल्स लॉ सूट। तो क्या ये आंसर सही है? चलिए सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। हाँ ये तो मैं कहना भूल गया, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। बी, फाइल सूट डिमांडिंग डिक्लेरेशन, इंजंक्शन एंड डैमेज फॉर दी अनजस्टिफाइड थ्रेट्स। कंपनी बी जो है वो सूट फाइल करेगी। कंपनी बी क्या करेगी? सूट फाइल करेगी। किसके लिए? कि भाई कंपनी ए, पहले तो तू ये डिक्लेयर कर कि तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और ऐसी बातें करने को रोक दे। मत भेज ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट, मत भेज ऐसे मास ईमेल, एंड जो मेरी मानहानि हुई है तेरी वजह से उसके लिए डैमेजेस भी दे फॉर अनजस्टिफाइड थ्रेट्स, कि तूने मुझे ये जो थ्रेट्स भेजे है ना उसकी वजह से जो भी मेरी मानहानि हुई है उसके डैमेजेस भी दे। ये कहीं ना कहीं सही आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर भी 2 ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। फाइल ओनली अ क्रिमिनल कंप्लेंट कि भाई कंपनी बी है वो ग्राउंडलेस थ्रेट्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं डाल सकती है, सिर्फ क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकती है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तभी कंप्लेंट डाल सकती है। और लास्ट में है फाइल कंप्लेंट ओनली विथ पेटेंट ऑफिस। ये कोई कोर्ट में जाके ये कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पेटेंट का मामला है, तो सिर्फ पेटेंट ऑफिस जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर सभी ने दे दिया है चैट बॉक्स में, सिर्फ 4 लोगों ने दिया है, सभी ने नहीं दिया है। वी आर हियर 13 पर्सन्स और सिर्फ 4 लोग एक्टिव हैं। आइए आइए सभी लोग ज्वाइन कीजिए, आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग।
प्लीज प्लीज प्लीज, humble request of mine. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 8 लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, ऐसा हमने माना है। आंसर क्या है वो भी देख लेते हैं। सही जवाब, आप जीतते हैं 1000 रुपये। चलिए, और 1000 जीतने के लिए 100 सेक्शन 106 सब क्लोज 2 में चलते हैं। उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं। मोनिका मैडम, ऐसे ही करना पड़ेगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा बैठे बैठे। मुझे ऐसा ही लगेगा कि मैं अकेला अकेला बात कर रहा हूँ, और आप भी हंसते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आपका भी रिएक्शन कहीं ना कहीं एंगेज हो पा रहा है। अरे सर हम हंस ही रहे हैं, कम देखो बर्तन बर्तन भी साफ कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। मैडम, यू आर दी ओनली लकी वाइफ के जो बर्तन राइट साफ राइट, करती है। सही बात है, हम ही लकी है सर, क्या है मतलब। बाकी हमारे वाले तो हमसे करवाते हैं, तो हम तो फिर देखना, वही जोर चीज से है। मत बोलना, जोर से मत बोलना, लग जाएगी आपकी। मैडम, ये मार्केटिंग है, अभी की मार्केटिंग है ये, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, सुन लेंगे ना, देखना फिर। मैडम, हमारा वेट 108 kg है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। हाँ, सारी चीजें एक्सेप्ट 108 है। kg। 108, आई एम 108 kg, छोटा मोटा ये हाथी का बच्चा हूं मैं, चलता फिरता। कंपनी एक्स threatens कंपनी वाई विथ इंफ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स। कंपनी एक्स है, वो कंपनी वाई को थ्रेट कर रही है इंफ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए। कंपनी वाई फाइल्स सूट क्लेमिंग थ्रेट्स आर अनजस्टिफाइड। कंपनी वाई ने अब सूट फाइल किया कि भाई ये जो थ्रेट्स है वो जस्टिफाइड है ही नहीं, यानी ग्राउंडलेस है। कंपनी एक्स fails to prove that company Y's act would constitute infringement। फिर ये केस चला, और केस में भी यही क्या बोलते हैं कंक्लूजन आया कि कंपनी एक्स जो है ना वो ग्राउंडलेस थ्रेट ही भेज रही थी, कंपनी वाई सही थी कि भाई इनके जो थ्रेट्स है ना वो अनजस्टिफाइड है। ऐसा केस का चुकादा आया, यानी कंक्लूजन आया। तो व्हाट विल हैपन, इसमें क्या होगा। ए, केस इज डिसमिस्ड ऑटोमेटिकली, केस को डिसमिस कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। बी, कोर्ट मस्ट ग्रांट रिलीफ अगेंस्ट थ्रेट, भाई कोर्ट को रिलीफ देनी चाहिए कि भाई ये थ्रेट्स मिले थे तो उनके सामने कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए कंपनी एक्स के सामने। सी, कोर्ट मस्ट रिवोक द पेटेंट, कोर्ट जो पेटेंट है उसको रिवोक कर दे भाई। ग्राउंडलेस थ्रेट फेरना कोई बेगुन यानी बहुत बड़ा गुनाह है, पूरी पेटेंट को रिवोक करते हैं। एंड डी, कंपनी वाई मस्ट पे एक्स फॉर लिटिगेशन एक्सपेंसेस, यानी जो ये कंपनी ये जो पूरा केस हुआ उसमें जो भी वकील को रुपये देने पड़े या जज के प्रोसीडिंग्स में जो रुपये देने पड़े, वो लिटिगेशन के चार्जेस वो कंपनी वाई कंपनी एक्स को दे, जो कंपनी थ्रेट कर रही थी। हालांकि वो हार भी गई है, फिर भी दे। क्या बात। सर ये आंसर कंप्लीट नहीं है। फिर भी अभी जो आंसर है इतना तो दीजिए, फिर उस पर डिस्कस भी करते हैं ये मैडम। ये किसी एग्जाम में आया था सर ये क्वेश्चन? नहीं। फिर तो भूल जाओ, रहने दो। हम्म। अभी आंसर दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग। बहुत बढ़िया। जी, सभी ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे। और इसका आंसर आएगा बी, कोर्ट मस्ट ग्रांट रिलीफ अगेंस्ट थ्रेट्स।
So this is the correct answer of this question. Explanation: if the threatener cannot justify the infringement, जैसे कि यहाँ पर कंपनी एक्स जस्टिफाई नहीं कर पाई कि इंफ्रिंजमेंट कैसे हुआ था, तो रिलीफ मस्ट बी ग्रांटेड टू दी एग्रीव्ड पार्टी। तो फिर जो रिलीफ्स है वो वाई को मिलेगी, क्योंकि वाई ने केस जीत लिया है और मानहानि का रुपया एक्स को वाई को देना पड़ेगा। ये बात है। हाँ मैडम, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप या सेक्शन से रिलेटेड कोई भी बात है? वी आर रेडी टू डिस्कस। सो ये क्वेश्चन है ना कि कंपनी एक्स थ्रेटन कंपनी बी विद इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग, कंपनी वाई फाइल सूट क्लेमिंग थ्रेटन्स आर अनजस्टिफाइड, कंपनी एक्स fails to prove company's Y's act would constitute infringement. What happened? मतलब just to be on little clear on the section, अगर subsection 1062 को जानना है तो generally होता ये है कि when a suit is filed by the patent, I mean all will understand this, I'm just for my memorization I'm adding. तो generally क्या होता है, when you file a suit, obviously the defendant has to prove that that whatever allegation he's asking or whatever injunction, damages और एक रिलीफ क्या है, द डिक्लेरेशन ऑफ द इफेक्ट, जो भी उसे चाहिए तीनों में से कुछ भी, तो उसको डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा, राइट? तो यहाँ पे दिया ना, कंपनी एक्स फेल्स टू प्रूव दैट कंपनी वाइज एक्ट कुड कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट, व्हाट हैपेंस? तो अगर वो प्रूव नहीं कर रहा है देन डेफिनेटली इट्स गोइंग इन द फेवर ऑफ द अदर पर्सन, बट अगर वो प्रूव करता है तो वो केस वहीं का वहीं डिसमिस होता है। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर, when you file, there is the burden of proof shifts to the defendant. That is section 106 of 2, right, sir? यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये ग्राउंडलेस थ्रेट्स हैं, ऐसा कंपनी वाई सूट फाइल करती है, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, कंपनी वाई ये सूट फाइल कर रही है कि भाई ये ग्राउंडलेस थ्रेट्स हैं, तो प्रूव करना पड़ेगा कंपनी एक्स को कि नहीं ये इन्फ्रिंजमेंट है। हाँ, सही बात, ये आपकी बात सही है। तो कंपनी एक्स डिफेंडेंट है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये ग्राउंडलेस थ्रेट्स नहीं है, ये इन्फ्रिंजमेंट है। जी मैडम, वो पार्ट मैं सही समझ रहा हूँ? मतलब आपने तो सही कहा कि मैंने उसको सही तरीके से बताया। हाँ, सो इन्फ्रिंजमेंट का भी ऐसा होगा ना कि वाई क्या बोल रहा है, अगर इसने उसको धमकाया कि तुमने ये किया है, वो किया है, वो किया है, हाँ, तो वाई एक्स ने वाई को धमकाया है, तो वाई तो यही कह रहा है कि एक्स मुझे धमका रहा है, गलत तरीके से धमका रहा है, तो भाई एक्स प्रूव करे कि वो गलत तरीका नहीं है, तरीका सही है। हाँ, तो जस्ट वहां जस्ट टू एंश्योर कि सेक्शन थोड़ा क्लियर हो, यही है ना, इसीलिए तो लिखा है कि कंपनी एक्स फेल्स टू प्रूव। करेक्ट, आंसर करेक्ट है सर, आई एम जस्ट डिटेलिंग इट आउट ताकि मेमोरी में बैठे। जी नहीं, सही है ना मैडम, सही है, बट आप जिस तरीके से बता रहे हैं उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कहीं मेरे से गलती नहीं हो रही है ना, वो नहीं, बाकी सभी लोगों को समझने के लिए। हाँ। जी, तो दैट्स रियली नाइस, इसको हम और डेप्थ में जाने, और वो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अब ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ पर चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन है, लिखा है, और उसका अखिल सर ने बेहतरीन जवाब दिया है। लोकेंद्र सर लिखते हैं, लोकेंद्र सर पहले तो सैल्यूट आपको, आप इनेबल हो चुके हो बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए, क्योंकि आपने लिखा कि सर ये कोर्ट कौन सा होगा, ये हाई कोर्ट होगा या ये जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही हो सकता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर थ्रेटनिंग की बात है, यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि रिवोक करने जा रहे हैं पेटेंट को, रिवोक नहीं करने जा रहे हैं, जो हमें थ्रेटन करने जा रहे हैं उसके सामने हम रिलीफ लेने जा रहे हैं। थ्रेटनिंग की बात है और रिलीफ लेने की बात है, और कहीं ना कहीं ये रिलीफ के जो सामने वाली बात है वो क्या होगी कि इंफ्रिंजमेंट सूट प्रूव करना है, कि इंफ्रिंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो प्रूव करना है। तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मैं अपनी थॉट प्रोसेस से आपको आंसर दे रहा हूं कि यहां पर सिर्फ हमें प्रूफ क्या करना है, इंफ्रिंजमेंट की बात है प्रूफ करनी है, हमें रिवोकेशन की बात नहीं करनी है। हम कितनी बात कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं इंफ्रिंजमेंट तक की बात कर रहे हैं, और इंफ्रिंजमेंट तक के सूट की परमिशन 104 में दी गई है कि वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे ऊपर जा सकता है, तो हाई कोर्ट तो हो ही सकता है उसका आंसर, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर 106 में कंपनी वाई
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकती है। अब इस पे अगर कोई डिबेट करना चाहता है, जो मैंने अपना जस्टिफिकेशन रखा कि मुझे ये क्यों लग रहा है, अब ये सही लगता है तो थम्स अप दीजिए, नहीं लगता है तो आर्ग्यू कीजिए, आर्ग्यू नहीं इन द सेंस डिस्कस कीजिए प्लीज। ज्योति मैम, व्हाट इज योर ओपिनियन इनटू इट? नहीं सर, हाँ सही सर। है, क्योंकि अपन काउंटर क्लेम या फिर आप रिवोकेशन का कंसेप्ट जब आएगा तब आप हाई कोर्ट पे के पास जाओगे, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी हायर कोर्ट विल इन्फ्रिंजमेंट्स के लिए तो डैमेजेस दे कैन ओनली गिव जी ना, जी 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 जी। है ना अखिल तो सर? हाँ, अखिल सर ने तो लिखा है आंसर हाई कोर्ट, बट अब जस्टिफिकेशन के सर बाद क्या वो एग्री करते हैं? जी सर बताइए, वो आपकी सेक्शन थॉट बाय प्रोसेस। हार्टेड है सर उनको। इन अगर जनरल सेंस में देखा जाए तो कौन ही अपनी गलती मानता है? आप ये भी देखो, मतलब हाँ साफ सी बात है, सर अगर देखो, सही बात है प्लेंटिफ सर, ने फाइल फिर की, हाँ, तो सर प्लेंटिफ वो ने फाइल किया तो वो तो काउंटर क्लेम करेगा ही ना, मतलब एज अ जो पेटेंट है वो तो कहेगा कि मैं मेरा पेटेंट इन्फ्रिंज हुआ है, क्योंकि ग्राउंड्स हाँ भी इसमें अवेलेबल है। तो लाइक मेरे को तो ऐसा अगर लगता है इसमें डायरेक्ट हाई अखिल कोर्ट में सर, जाएगा। आपने ये बताया कि हाई कोर्ट में जाएगा, और वो बात आपकी सही है कि भाई ना माने तो फिर उसको आगे बढ़ाना है, मगर चालू कहाँ से होगा? हाँ, चालू तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होगा। हाँ हो सकता है, कहीं पर ये हम्म, क्लैरिटी नहीं है, नहीं, 106 में ये कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है। बट हम ये जो हम्म, मैंने जजमेंट दिया कि भाई ये इंफ्रिंजमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये रिवोकेशन पे नहीं जा रही है बात। सर और प्रदीप जस्टिस पाल भी ये सर से कहता भी है, पूछो एक बारी, प्रदीप पाल सर है ना, महादेव सर उनसे भी से भी पूछो। पूछूंगा और हाँ, वो प्रदीप पाल सेक्शन सर से जिनको भी बहुत पूछूंगा। बाय हार्टेड है ना उनसे पूछिएगा, मैं मेरे बाय हार्टेड नहीं है, पेटेंट एक्ट क्या बोलता है उस हिसाब से भी एक बार पूछ लीजिए। अखिल सर को मैडम बाय मैडम, हार्टेड है। ये भले ही बाय हार्टेड हो, मैं पूरा, जैसे ये क्वेश्चन आता है ना, ये देखिए पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाके ओके आंसर आता सर। है, और वहां पर कहीं पर भी हाई कोर्ट का नामो निशान नहीं है। अब फिर भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही ही हो, मुझे तो बार बार डाउट होता है मेरे पे। नहीं सर, वहां पे कहाँ कुछ गए? स्पेसिफिकली तो नहीं मेंशन करा हुआ है। हाँ बट तो क्या ये लॉजिक से आप सेटिस्फाइड है जो मैंने कहा महादेव सर? लुक्स 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 फाइन, लुक्स रीजनेबल, क्योंकि लुक्स वहां फाइन, पे तो कुछ नहीं लुक्स दिया हुआ है। रीजनेबल, बहुत बढ़िया सर। और हमारे धुरंधर प्रदीप पाल सर, एक बार आपका भी मत आ जाए तो हमें बस अप्रूवल मिल जाता है। Sir, I'm also प्रवीण सर, satisfied with your response. ओके सर, तो कहीं वो सेटिस्फाइड तो है, मगर कहीं पर वो जो मैन्युअल होती है, वो मैन्युअल के अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि हाई कोर्ट में है ऐसा कुछ? सर नहीं, जो ये 90 या 100 के बाद के सेक्शन है ना, मैनुअल में उनके उसमें बारे में कुछ मैन्युअल में लिखा कुछ ही है नहीं ही है। नहीं। है ही नहीं वहां पे, मैंने सही चेक है। करा था, है ही नहीं वहां। सोचो, सभी लोग पहले तो थम्स अप देखो प्रदीप पाल सर को, कि प्रदीप पाल सर ना ही सिर्फ एक्ट पढ़ते हैं, ना ही सिर्फ रूल पढ़ते हैं, ऊपर से वो मैन्युअल भी पढ़ते हैं जब ये सेक्शन चल रहा होता है तब। ये कमिटमेंट है इनका, ये पर्सन का, और वो भी शादी के बाद है। सैल्यूट टू यू सर। मस्ती कर रहा हूँ सर, सीरियसली मत लीजिएगा। मेरी आदत है शादी वाली बात करना, वो रजत सर मुझसे बहुत चिढ़ते हैं। सर ये सर की बात- शादी तो नहीं है क्या? कहाँ पर? सर अरे रजत सर की। मैडम, अभी मैं क्या ही बताऊं आपसे, मैंने बस इतना छोटा सा वर्ड मैंने बोल दिया, आज कॉल आया था उसका, मैंने इतना बोल दिया कि भाई अपनी शादी पे बुलाता नहीं है। अरे आधा घंटा लिया मेरा उसने, आधा घंटा पूरा। बार बार शादी शादी करते रहते हो, सीरियस नहीं हो पढ़ाने में। मैंने बोला भाई सीरियस हो, मेरी ये थॉट प्रोसेस में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। वो वो गुस्सा हो गया आज मुझ पे, बहुत भारी भयंकर गुस्सा हुआ क्या कि उसका फोन आया, मैंने उठाया, मैंने कहा कि सर शादी है आपकी, हमें आपने तो हमें बुलाया नहीं। बोला कि सर कहाँ शादी है मेरी, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं आपको ना बुलाऊं। मैंने बोला सर 2 दिन से नहीं आए हो, और बिना आपके देखे हमको चैन नहीं आता है। बोले कि सर है ना, एक बात कहूंगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा सर, ये शादी शादी आप बहुत बार करते हो, सीरियस हो जाओ सर, सभी लोगों की प्रिपरेशन बाकी है। बोला सर होगा होगा, करते हैं सर, माफ कर दो गुरु, करते हैं, सभी की करते हैं, मगर इतना ही मैंने वर्ड बोला था जो आपने बोला ना, इतना ही बोला था बस, खत्म हो गया मैं तो वहां पर। चलिए 106(1) और 106(2), अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई अगर एक कीवर्ड से इसको एक्सप्लेन कर दे कि 106(1) में ये बात है और 106(2) में ये बात है, फिर हम उसका टेबल देखते हैं। कोई भी पर्सन।
6-1 में महादेव है, जी, प्रदीप जी, वन 6-1 में में है। है कि रिलीफ में क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हमें मिल सकते हैं। इंजेक्शन मिल सकता है, क्या क्या? डिक्लेरेशन डैमेजेस मिल सकते हैं। एक मतलब मैं इंजेक्शन मिल कहूँ, सकता है, फिर मतलब प्लेंटिफ को क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे वहां पे। और क्या क्या मिलेंगे पॉइंट सर? डिक्लेरेशन, थ्रेट्स हाँ अनजस्टिफाइबल है फॉर के लिए, या जी। फिर इंजेक्शन रहेगा फ्यूचर में ऐसे कोई थ्रेट्स और नहीं कम्युनिकेट होंगे जिस भी हम्म मीडियम से होते हैं। एंड थर्ड, हम्म जो डैमेजेस लॉस करे हैं उसकी इमेज पे जो भी इम्पैक्ट आया है वो मिलेगा। और पॉइंट नंबर 2 हम्म में है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये किस पे रहेगा। ये हम्म प्रूफ, ये जो डैमेजेस हैं ये वैलिड है नहीं है, ये डिफेंडेंट पे रहेगा जिसने ये अप्लाई किया 1061 का ये तीनों चीज आ गई। ओके। है। यस सर। एंड अब आते हैं 1062 में। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? तो वो कहीं ना बर्डन ऑफ कहीं हम प्रूफ डिफेंडेंट पे रहेगा, जो डिफेंडेंट। कंपनी ने थ्रेट किया था उस कंपनी पे रहेगा। और उसके भी आगे बढ़े हम ना, यहाँ पर रुके, यही तो ये ग्रुप स्टडी में, और जो ये सभी लोग इंटेलेक्चुअल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदीप पाल सर एंड महादेव सर एंड ज्योति मैडम एंड अखिल सर से बात हुई, बट मैं आपको कहता हूं ये सभी लोग, आज जो लोकेंद्र सर ने जिस तरीके से क्वेश्चन किया, कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन बता रहा है कि लोकेंद्र सर को अब पढ़ने में मजा आ रहा है। सही है सर, तो थम्स अप दे दीजिएगा। फिर शुभम सर आ चुके हैं, साइना मैडम है, साक्षी मैडम जो होते हैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, प्रदीप एच सर, उनका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो बहुत जबरदस्त है। कृतिका मैडम साइलेंट किलर, सबसे ज्यादा शांत बैठेंगे, सबसे ज्यादा नॉलेज वो गेन करेंगे। गौरव सर को अगर समझ में नहीं आया ना तो क्वेश्चन कर लेते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, यानी ये चीज कंप्लीटली समझ में आई है तभी जाके वो शांत बैठे हैं। एंड हमारे शक्तिमान गंगाधर सर, वो तो ऐसे होते हैं जब बात करते हैं तब ऐसे सावधान हो जाना पड़ता है कि भाई अब कोई बड़ा मिसाइल आने वाला है। तो बढ़िया है ये ग्रुप के। बाजिया मैडम सबसे ज्यादा प्रिपेयर करने वाले, बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल है सभी लोग। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आफ्टर हैविंग कन्वर्जेशन विथ 1-to-1 विथ ईच एंड एवरी पर्सन, और ये सारी चीजें प्रूव है, ऐसे ही होता है। ज्योति मैडम तो भाई, तो इसका टेबल नहीं है, आप बना लीजिएगा, ये एक सेक्शन का टेबल नहीं है, बना लीजिएगा, इसीलिए मैंने जस्टिफाई करवा दिया। ओके। 1071, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा, अगर यहाँ पर नहीं है तो। ओके, 107 पे चलते हैं। 107 में क्या बातें की गई है? 107 बात करता है डिफेंस एक्सेट्रा इन सूट ऑफ इंफ्रिंजमेंट, कि भाई आप डिफेंस कैसे कर सकते हो। मान लीजिए, इसमें हमें पहले अपने आप को कहां पर रखना है वो समझ लीजिए। हमने अपने आप को रखना है इन्फ्रिंजर के तौर पे। मुझ पे कोई पर्सन इन्फ्रिंजमेंट का सूट चला रहा है, अब मेरे पास क्या क्या डिफेंस है, मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूं, वो बातें की गई है 107 में। तो 107 का सब क्लोज 1 है, वो बताता है ये केस स्टडी से। क्या है? पेटेंटी सूज कंपनी ए फॉर इन्फ्रिंजमेंट। तो हम यहां पर अपने आप को क्या गिनेंगे? कंपनी ए हम है। कंपनी ए आर्ग्यूज दैट द पेटेंट नो इज क्वेश्चन, इनवैलिड। दिख नहीं रहा यस सर, मैम। दिख नहीं रहा क्वेश्चन। एक ही मिनट, सभी को नहीं दिख रहा है या मैडम को ही नहीं दिख रहा है? दिख रहा एनीवन है एल्स हैविंग द सेम डिफिकल्टी? दिख रहा है सर। दिख रहा है क्वेश्चन। साक्षी मैडम आपके वहां पर देखिए, ऊपर स्क्रीन होगी, एक में होगा जयवीर शाह स्क्रीन करके, बाजू में कोई टैब है ऐसा सर वो कुछ। जूम आउट हो गया था, सॉरी। ओके ओके ओके। पेटेंटी सूज कंपनी ए फॉर इंफ्रिंजमेंट। कंपनी ए आर्ग्यूज दैट दी पेटेंट इज इनवैलिड। कंपनी ए क्या कह रही है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि पेटेंट ही इनवैलिड है भाई, पेटेंट ही तुम्हारी वैलिड नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ नोवेल्टी। इसका मतलब है कि आपकी पेटेंट के जैसी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। एंड रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट, आपने ये गलत तरीके से किसी के पास से किसी की पेटेंट थी, आपने ऑब्टेन करके रखी है, ये ग्राउंड में दे रहा हूं।
अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। दी डिफेंस लीगली वैलिड, क्या ये जो हम बात कर रहे हैं वो क्या लीगली वैलिड है? अगर है तो यस लिखिए और उसके साथ में लिखिए कि एज पर विच सेक्शन, भले ही आपके ग्राउंड ना पता हो, आपको ग्राउंड उसका सब ग्राउंड ना पता हो, बट एज पर विच सेक्शन, यस और नो, क्या ये लीगली वैलिड है, यस और नो, और एज पर विच सेक्शन, इतना लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है यहां पर। क्या महादेव सर, प्रदीप एच सर, क्या बात है, प्रदीप एच सर ने तो सब सेक्शन भी डाल दिया। बाजिया मैम, अखिल सर, प्रदीप पाल सर, शुभम गुप्ता सर, ज्योति मैडम, प्रदीप एच सर, C6W3। सर वो जो ग्राउंड्स ओके, है वो ABCD में आता है या 1 2 3 में आता है? एबीसीडी, एबीसीडी में आता है मैडम। अच्छा 64 सब क्लोज 1 और उसके अंदर आता है एबीसीडी ही होता है, फिर भी मैं उसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ रोमन में है या फिर एबीसीडी में है, उसको भी तो कंफर्म क्या कर वो लेता एक पैटर्न में ही बाय हार्ट करना है? हूँ। हाँ, एक पैटर्न में ही बाय हार्ट होता है। ग्राउंड्स है एबीसीडी में है मैडम, 64 के ग्राउंड्स हैं मैडम, कुछ नहीं है, इजी है। 64 उसका सब क्लोज 1 है, उसके ग्राउंड है A2Q। ये ग्राउंड सर याद करने होंगे ना? अरे सर इजी है ये, और बहुत ही इजी है, इसको याद करना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मतलब करने, मतलब ध्यान में रखने हैं ये। जी सर, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 64, ये तीनों बाय हार्ट करने होते हैं, इसके इसका अलावा कोई नहीं। जिसका 90 नहीं, सेक्शन 90 90 सर हो गया 90, आप बोलो क्या है उसकी शॉर्ट की? प्लान बेस्ड 2I, भूलोगे नहीं प्लान सर आप। हाँ। वो सर वो ऐसी बात है ना कि उसका सब सेक्शंस याद नहीं कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस याद करने हैं। ठीक सर, ठीक 90 में हम नहीं, ऐसे वो नहीं कहते कि ग्राउंड, 64 का भी दिया है सर जी। 64 का भी शायद प्रदीप पाल सर ने हाँ, किसी ने तो दिया था, कैच एट 6 प्रदीप बॉल एच विकेट सर, वाला। प्रदीप एच सर, प्रदीप एच सर, ये सारे क्रेडिट शॉर्ट की के प्रदीप एच सर। C6W3 है अभी कोई सर, अभी यहाँ पर कोई C6W3 कोई BSF पे BSF, हाँ सीक्रेटली EBT न्यूज पे आया। BSF पे सीक्रेटली EBT 8:40 को, 8:40 को, 8:40 8:40 को को EBT न्यूज, 8:40 को EBT न्यूज पे आ गए। एबीटी न्यूज पे आया जी। यस सर, दिनेश सर कुछ कहना चाहते थे? ये समझाना सर, शॉर्ट की जरा, प्रदीप एच सर समझाइए। जी तो अच्छा है जी, प्रदीप एच सर। सी सर को यानी सुन के बड़ा मजा आता है मुझे, प्रदीप एच सर को। बहुत अच्छा बोलते जी सर, सी। सर कल करेंगे ना इसको, बहुत टाइम लगेगा, है ना? ओके आराम सर। से चलिए ठीक है। दिनेश सर हाँ सर, हो जाएगा कल, हाँ कोई बात नहीं सर, कोई परफेक्ट, बात, ठीक है। सर सही बात सर सेक्शन जी। 25 सेक्शन 64 याद रखने के लिए आधा घंटा काफी सर। मगर प्रदीप एच सर, आपकी एक बात है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, एक बार ये क्वेश्चन हो जाए फिर आपको कहता हूँ क्या बात मुझे अच्छी लगती है, और बढ़िया है क्वालिटी आपकी सर। ठीक। ये इसको रब करना है ना मुझे, तो पहले यहाँ पर जाओ, रब करो। हाँ, तो अब देख लेते हैं ये आंसर है कि नहीं। पहला आंसर है नो, ओनली नॉन इन्फ्रिंजमेंट कैन बी आर्ग्यूड। गलत बात है भाई, इसमें तो पहले तो ये लीगली वैलिड है, नो ही गलत है। ओनली नॉन इन्फ्रिंजमेंट, जो इन्फ्रिंजर नहीं है वही आर्ग्यू कर सकता है, ये तो बात और गलत है। यस, एनी ग्राउंड अंडर सेक्शन 64 कैन बी यूज्ड एज अ डिफेंस। यस, ये बात सही है,
नो, नोवेल्टी कैन ओनली बी चैलेंज्ड बिफोर द कंट्रोलर। गलत बात है भाई, कि कंट्रोलर के सामने होगा, हाई कोर्ट में नहीं होगा, ये बात ही गलत है। यस, बट ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पेटेंट, ये भी बात गलत है। ड्यूरिंग द एक्सपायरी भी ये हो सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो आपने सभी ने लिख भी दिया है यहाँ पर। और अब प्रदीप एच सर की बात। प्रदीप एच सर एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी को कैसे आसान किया जाए, ऐसे ही उनका नेचर है जीने का। उनके बात करने का तरीका भी ऐसे है। वो ना कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ना करते हैं। खुद के बारे में अच्छा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। और ये एक आइडियलिस्टिक पर्सन की निशानी है। यानी सर जो है ना, बस साधु नहीं है, इतनी बात है। वो मैरिड पर्सन है, उनके बेटी है, उनका बेटा है, बट वो है साधु की तरह। उनका जो लाइफ है वो पूरा साधु की तरह है। मुझे तो कहीं पर ऐसा कोई निष्कलंक पर्सन मुझे नहीं मिला है जितने वो प्रदीप एच सर है। मानेंगे नहीं सर, मुझे पता है, मगर वो है, आपकी सर पर क्वालिटी है सर। मुझे लगता है एक क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, आपको एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। आप सबको पढ़ लेते हो जल्दी। नहीं नहीं सर, मुझे सही में मेरी मेरी जिंदगी में अगर मुझे मौका बने ना, अगर मैं बनना चाहूं तो मैं प्रदीप एच सर की तरह बनना चाहूंगा। ये होता नहीं है सर, हो जाता है कभी ना कभी, गुस्सा आ जाता है, वो कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। वो चीज एबिलिटी होनी चाहिए। अरे सर से मैंने बात की है, वो संडे को भी खाना खाने नहीं जाते हैं बाहर, और वो कभी रोटी भी नहीं गिनते हैं। बस ऐसे ही काम करते हुए 2-3 रोटी खा ली बस। कोई इतना उनको स्वाद का कभी भी कोई वो नहीं है, मोह माया नहीं है किसी भी तरीके की। बहुत कूल एंड काम एंड पैशनेट है। और सर अगर इजाजत दे सर, मैं बताऊं सभी को कि आप कहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक, इफ यू बोल अलाउ। दीजिए सर, बोल दीजिए सर। सर जर्मनी जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक, 1 वीक के लिए जर्मनी जाने वाले हैं अपनी कंपनी से। और लास्ट ईयर भी ये सर के पास अपॉर्चुनिटी थी जाने की, मगर सर ने अपने कलीग को जाने दिया था उस टाइम। इस बार सर को जाना है, जर्मनी जाने वाले हैं सर अपनी कंपनी से। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, ये जो सर कर रहे हैं ना, सही में मीन्स कमेंडेबल जॉब है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये पढ़ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 का सेकंड क्लोज। प्रदीप सर, जब जाओगे ना एयरपोर्ट पे केयरफुल, हाँ, बहुत बहुत बदमाश है वहां के लोग, चोरी चोरी कर लेते हैं इंडियंस की। नहीं मैडम, हम साल में 2-3 बार जाके आते हैं। अरे मैं भी गई हूँ, वो हाँ। पता ही नहीं चला कब वॉच गायब हो गया ओह, एयरपोर्ट पे। मैडम ओके। मगर मगर वो प्रदीप सर के पास से अगर कुछ चुरा के जाएंगे, शायद चुरा भी ले, मगर प्रदीप सर वहां से सभी का दिल चुरा के आ जाएंगे। जब वो मिलते हाँ, हैं ना वो किसी बात है। से, तो उनकी पोलाइटनेस अट्रैक्ट कर लेती है पर्सन को, वो फिर नहीं जाती है दिमाग से। उनका बोलने का तरीका देखो, अभी आप बोल रहे हो ना, मैं भी बोल रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हम यानी कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं, किसी का झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मगर वो जब बोलते हैं ना, सही बात है, तो एक ठहराव है उनकी जो बोली में, ऐसा लगता है कि कोई शांत पानी में बैठ जाता है सामने वाला बंदा उनके साथ बात करते हुए। मगर फिर भी आपकी वो बातों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, सही बात क्या बताइए सर, ध्यान रखिएगा। आप फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर 107 में रिलीफ में ही बात कर रहे हैं। अब फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर इज यूज्ड फॉर इंफ्रिंजिंग अ पेटेंट। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सू हुए हैं कोर्ट में, उनको केस चल रहा है किसके लिए? इंफ्रिंजिंग अ पेटेंट बाय इंपोर्टिंग अ पेटेंटेड मेडिसिन। वो इंपोर्ट कर रहे थे पेटेंटेड मेडिसिन को। द डिस्ट्रीब्यूटर प्रूव्स दैट, डिस्ट्रीब्यूटर ने ये प्रूव कर दिया कि द इंपोर्टेशन वाज डन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर सेक्शन 47। तो क्या ये क्लोज चलेगा कि नहीं चलेगा? आप देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है कि ये जो इंपोर्टेशन था, वो इंपोर्टेशन था अंडर सेक्शन 47 में। व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस? इसमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ए, स्टिल इंफ्रिंजमेंट बिकॉज इंपोर्ट अकर्ड, फिर भी इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा इंपोर्ट से। बी,
स्टिल इंफ्रिंजमेंट अनलेस रॉयल्टी इज पेड, अगर रॉयल्टी पे नहीं की गई है तो इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। सी वैलिड डिफेंस है, एक्ट्स अलाउड अंडर सेक्शन 47 आर नॉट इंफ्रिंजमेंट। एक्ट्स जो है वो अलाउड करता है कि भाई सेक्शन 47 से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं है। एंड लास्ट में है डी, डिफेंस अवेलेबल ओनली आफ्टर 10 years ऑफ पेटेंट टर्म। 10 बरस हो जाते हैं पेटेंट को, उसके बाद में ये डिफेंस चलता है, बाकी नहीं चलता है। क्या आंसर रहेगा? और इसी के साथ में एक छोटी सी बात जो रह चुकी थी 99 से इंपोर्ट वाली, वो भी क्लियर करते हैं। साक्षी मैडम का क्वेश्चन था। आज लोकेंद्र सर आप पावर में लग रहे हैं मुझे। आज लोकेंद्र सर का दिन है, पूरा का पूरा दिन। आज जैसे उनका मैं जब चैट देख रहा हूं, आज सर एक्टिवली बैठे हैं। मजा आ गया सर आज आपको देख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट की लड़ी, गवर्नमेंट की बेंस, गवर्नमेंट की लाठी, गवर्नमेंट की बेस। क्या बात है। फुल फॉर्म सर, फुल फॉर्म। जिसकी लाठी उसकी बेस। गवर्नमेंट जब लाठी चलाती है तो उस पर और कोई भी चीज नहीं होती है। जैसा लिखा है लोकेंद्र सर ने, बहुत ही बेहतरीन लिखा है कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो इंपोर्ट कर सकती है यहां पर अंडर सेक्शन 47, उस पर कोई भी यानी कोई भी चीज अटकेगी नहीं, और ये वैलिड डिफेंस माना जाएगा कि भाई ग्राउंड ये वैलिड रहेगा कि मैंने तो गवर्नमेंट के कहने पे ये किया था, और देख लो भाई मेरे पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है। दैट्स इट। तो ये वैलिड डिफेंस है अंडर सेक्शन 47। अब चलिए एक बात कर लेते हैं कि यहां पर ये जो इंपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं सेक्शन 99 में भी आया था, करेक्ट? 99 में भी आया था एक इंपोर्टेशन, और ये 47 में भी इंपोर्टेशन की बात आती है। ये दोनों में डिफरेंस कहां पर है? 47 में इंपोर्टेशन एंड 99 में इंपोर्टेशन, इसमें डिफरेंस क्या है? किसी को पता है तो अनम्यूट करके आंसर दे। एक इंपोर्ट आता है 47 में जो ये रहा, और एक इंपोर्ट आता है 99 में। वो दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई भी नहीं? चलिए मैं एक थोड़ा सा अपना जजमेंट यहां पर क्लियर करता हूं। ओके चलिए, 99 वो बताता है डेफिनेशन ऑफ यूज्ड बाय गवर्नमेंट। यूज बाय गवर्नमेंट, मगर किस चीज का यूज? कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन या पेटेंट ग्रांट जो हुई है, कहां पर? इंडिया में। इंडिया में उसके यूज की बात हो रही है। तो वहां पर यहां पर जो इंपोर्टेशन की बात थी सेक्शन 99 में, वो कैसे इंपोर्ट की बात थी कि एक पर्सन है जिसने इंडिया में भी पेटेंट फाइल किया है और यूएसए में भी पेटेंट फाइल किया है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट यूएसए वाले पर्सन के पास से, यानी यही जो पेटेंट इंडिया में भी फाइल है वही पेटेंट यूएसए में भी फाइल है, आइदर थ्रू पीसीटी रूट और थ्रू कन्वेंशनल रूट। तो यूएसए के ऑथोराइज पर्सन के पास से गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट करती है, वो वाली बात है। तो यहां पर ऑथोराइज पर्सन से इंपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि 99 सेक्शन हमें यानी गवर्नमेंट को परमिशन देता है ओनली किसके लिए? जो इंडिया में एप्लीकेशन फाइल है उसके लिए। मगर ये एक्सेप्शनल केस है कि जहां पर इंडिया में पेटेंट फाइल है वही पेटेंट यूएसए से फाइल है, तो यूएसए के ऑथोराइज पर्सन से वो पेटेंट इंपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तभी जाके वो 99 के अंदर यूज कर सकती है। मगर अब हम बात करते हैं 47 की। क्या 47 में ऐसी कोई कंडीशन है कि आपको ऑथोराइज पर्सन से ही इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? 47 में क्या ये कोई
कंडीशन है कि आपको ऑथोराइज पर्सन से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा? यस और नो बता नो दीजिए सर, मुझे, यस और नो? नो सर। No. So that's the main difference between the import in case of section 99 and import in case of section 47. सर 99 में कहाँ लिखा है कि ऑथराइज पर्सन से ही परचेज करना पड़ेगा? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है सर। मगर 99 में जो पेटेंट एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ द पेटेंट को यूज करने की बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किसकी पेटेंट को यूज करने की बात कर रहा है? क्या वो चाइना में जो फाइल हुई है उस पेटेंट की यूज करने की बात कर रहा है, या इंडिया में जो फाइल हुई है उस पेटेंट की बात कर रहा है? दिनेश सर। सर करेगा तो इंडियन ही यूज कर सकता है। एग्जैक्टली सर। और वहां से ही ये वाली बात आती है कि इंडिया में वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुई होनी चाहिए। तो मैंने जो एक केस लिया कि वो जो एप्लीकेशन जो इंडिया में फाइल थी और उसी को ही कोई यूएसए में भी फाइल करके आया, तो उसका रिलेवेंस है ना इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन पे। इसीलिए गवर्नमेंट 99 से अगर यूज करेगी तो वो गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी ऑथोराइज पर्सन से ही। गॉट इट सर? जी सर। अभी भी समझ में आ रहा है या अभी कोई डाउट है? यहां पर अगर अनऑथोराइज पर्सन से उसने इंसर्ट किया तो फिर वो इंडियन पेटेंट को यूज नहीं कर रही है, फिर वो 47 से इंपोर्ट कर रही है, ऐसा माना जाएगा। गवर्नमेंट कर तो दोनों चीज सकती है, मगर 99 में क्या अलाउड है? ओनली ऑथोराइज पर्सन से। या हमें जब भी 99 को पढ़ते वक्त हम इंपोर्ट को समझते हैं तो उसमें ऑथोराइज पर्सन से ही इंपोर्ट ऐसा माना जाएगा। मगर जब हम 47 की इंपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें दोनों चीज हो सकती है, ऑथोराइज से भी हो सकता है, अनऑथोराइज से भी हो सकता है। वहां पर सिंपली इंपोर्ट का मामला है, अनऑथोराइज ऑथोराइज की कोई बात नहीं। सभी लोगों को ये क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दीजिए, नहीं हो रहा है तो बेयर एक्ट पढ़िए और फिर डिस्कशन कीजिए। बेयर एक्ट को उठाना पड़ेगा, बेयर एक्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, मजा आएगा। यही तो चीज होती है, छोटी छोटी बात है मगर मोटी बात है, मजा आ जाता है ये सारे कंक्लूजन जब क्लियर होते हैं ना दिमाग में। तो ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो अभी रेज हैंड कर दें। भले ही आपको लगता है कि चलो सर ठीक है, ये आप बात तो कर रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इसमें अभी। कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो रेज हैंड कर दें। मैं उससे कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप उसीलिए मुझे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि इतना रेलेवेंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, समझ लेते हैं, लिखा होगा कहीं सर बोलते हैं तो, मगर हमें उसके डीप में नहीं जाना है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं, नन ऑफ यू। क्या बात है, सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। मैं तो ये प्रदीप पाल सर ने थम्स अप दे दिया कि सर क्या बात है, थोड़ा सा फैक्ट तो बताया। ये एक्चुअली क्वेश्चन था जब मैंने 99 पढ़ाया था ना, तब या तो साक्षी मैडम ने पूछा था या फिर मोनिका मैडम ने पूछा था। साक्षी मैडम आपने पूछा था कि ये क्लियर यस सर, कीजिएगा, जब पढ़ ये रहे थे ऑथोराइज। हाँ, सर तो अब क्लियर हो क्लियर हुआ गया था। मैडम? जी सर क्लियर है अभी। क्या बढ़िया बात। मगर वो क्वेश्चन पूछने के लिए थैंक यू वेरी मच कि ये चीज मुझे ढूंढने के लिए अवसर मिला, बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू। ये साक्ष्य मैंने आपके सामने रखा क्योंकि साक्षी मैडम ने एक क्वेश्चन किया था। बस तो 107 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 हो चुका है मेरे ख्याल से, इसमें 2 ही सबसेक्शन है, हो गया। और ये रहा टेबल ऑफ 1071 एंड 1072। कोई अभी है ना, एक मुझे ये प्रदीप एच सर ने ये बात कही कि सर आप टेबल तो बता रहे हो, तो क्या हमें ये सबसेक्शन के साथ याद रखना है? नहीं, ये सबसेक्शन को मारो गोली, आप इसका कंसिक्वेंसेस समझ लो। यानी हमें ये पता होना जरूरी नहीं है कि वो 1 में लिखा है कि 2 में लिखा है। हमें ये पता होना जरूरी है कि सेक्शन नंबर 64 के ग्राउंड डिफेंस में यूज किए जा सकते हैं एंड सेक्शन नंबर 47 के ग्राउंड इन्फ्रिंजमेंट के डिफेंस में यूज किए जा सकते हैं। बस उतना पता होना जरूरी है। और वो सारी बातें 107 में लिखी है,
ये पता होना जरूरी है। इसके सब सेक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है। किसके सब सेक्शंस याद रखने हैं? 3, 25, 64, दैट्स 90 इट। 90 ले लो, 90 सभी को याद ही है, ले लो। ये सर 4 सेक्शन के एक सब क्वेश्चन है, सेक्शन के साथ सब कुछ पता होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है। जी ज्योति में, यस ज्योति में। वो उस दिन आपको याद है जिस दिन वो प्रोसेस और प्रोडक्ट वाला एक क्वेश्चन दिया था और सबने बोला था कि सेक्शन 104 ऑफ ए इज द आंसर बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए। वहां पे बर्डन ऑफ नहीं, प्रूफ का हमने तो बोला ठीक, था। हाँ उसमें ये वाले यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी डिफेंस वाली बात हो रही थी ना, 64 हाँ 47 का भी हाँ क्लेम मैडम, करके कर सकते हैं। जी मैडम, वहां पर सभी लोगों ने, शायद आपने भी यही आंसर दिया था कि 64 एंड 47 आएगा। आपने भी दिया तो यही मैंने कहा यही था। था। और हाँ, हाँ और काफी लोगों ने 107 को भी कोट किया था, और वो सही है, और वो सही नहीं, था। बट मैं उसका परफेक्ट आंसर 104 ऑफ ए करके आपने और रजत सर ने बोला था, सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। तो जी अपने को 104 नहीं, ऑफ उसके ए बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट टू, बोलिए। वो मैंने बाद में लिखवा भी था, आप अगर मैसेज भी देखेंगे कि 104 है उसका आंसर नहीं है, 64 एंड 47 के ग्राउंड उसके आंसर है। उसके दूसरी दिन ही, शायद आप फिर उस दिन अच्छा आए अच्छा, नहीं ठीक थे है ठीक है क्लास में, ठीक है मगर ठीक है सर, मैंने ये कहा ओके। था। हाँ, और कुछ मैडम इसके अलावा? नहीं 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 that's नहीं, it। सर उस ये मुझे वैसे क्लियर हो गया, ये ऑथोराइज्ड पर्सन और अनऑथोराइज्ड वाला। लेकिन सर जितना बेयर एक्ट में लिखा है, जितना मुझे समझ आया है, उसमें ये लिखा है शायद सेक्शन 99(3) में कि सेक्शन 47 के अंदर जो भी गवर्नमेंट पहले से यूज कर रही है, ठीक है, उनका इस चैप्टर से, जो हमारे पास ये चैप्टर 99 से जो स्टार्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर इम्पोर्टेशन की कोई बात भी तो नहीं हाँ हो रही ना मैडम, कि 99 लेना में देना इस इम्पोर्टेशन। तरीके से तो हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया। वो आप बता रहे हैं वो कैसे नहीं है, वो मैंने समझाया आपको। हाँ हाँ अनऑथोराइज पर्सन से अगर आप ले रहे हैं तो नहीं है, बट अगर आप ऑथोराइज से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको वापस 99 से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके समझाता ओके, हूँ, ठीक है सर। बहुत अच्छे, समझ गए? हम्म। मोनिका मैडम समझ गए? ठीक है। क्योंकि हाँ ऑथोराइज से जी ले रहे सर। हो तो उसकी पेटेंट कहीं ना कहीं इंडिया में तो है ही ना। हाँ, ठीक है सर। तो उसमें जो 47 है वो सिर्फ अनऑथोराइज को भी परमिट कर रहा है, इस तरीके से बात है। ओके ओके, ठीक है सर, ओके। परफेक्ट। और आप क्वेश्चन भी देखेंगे ना, जो मैंने सेक्शन नंबर 99 को पढ़ाते वक्त जो एक क्वेश्चन भी लिया था, केस स्टडी ली थी, उससे ये साक्षी मैडम को ये क्वेश्चन था कि सर ऑथोराइज पर्सन की तो यहाँ पर बात हो रही है, अनऑथोराइज का क्या? वो ओके बात ओके, थी, ठीक है इसीलिए ये पूरा ओके। एक हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। एंड मोनिका मैडम ने, देखिए ये भी बात है, ये चीज सीखी है मोनिका मैडम की बात, ये सीखी है कि वो मेरी बात को मान नहीं लेते हैं। उन्होंने वापस जाके 47 को चेक किया, वापस 99 को चेक किया, डबल क्रॉस किया बातों को, और वहां पर लिखा हुआ है 99(3) में कि भाई 47 वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है। क्वेश्चन हुआ उनके दिमाग में, पूछा, आंसर लिया, जस्टिफाई किया, अपने आप को क्लियर किया। यही चीज तो हमें करनी है, डिनोवो फॉर दिस पर्पज ओनली, क्लियर करो अपने आप को। 1027, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107A, इसमें दो ही चीजें हैं। कौन सी दो है? दो लाइन बता दीजिए, फिर मैं बढ़ाता हूं आगे। अखिल सर, दो कौन कौन सी बातें हैं 107A में? सर वो बोलार प्रोविजन और पैरेलल इंपोर्ट। एक तो बोलार, और दूसरा पैरेलल पैरेलल इंपोर्ट। पैरेलल इंपोर्ट। बस ये हो गया, 107A खत्म। अगर इस तरीके से बोला ना अखिल सर ने, अगर इसको आपको पता है, वो गोविंदा की वाइफ बोलती है ना, अरे भाई इतना पता है तो बस हो गया, मैंने चीची को बोल दिया था, इतना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। चलिए देखते हैं बोलार एग्जम्पशन क्या है और पैरेलल इंपोर्ट क्या है। हूँ मैं बड़ा टोपीबाज आदमी हूँ, मुझे सब कुछ आता है ऐसा लग रहा है मुझे अभी तो। ऐसा नहीं है, आप लोग है ना, सब लोगों का प्यार है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ जी।
ए फार्मा कंपनी मैक्स, हाँ अभी दिनेश सर ये पूछेंगे कि सर आपने ये तो पूछ लिया मगर बताया नहीं, प्रीफेस नहीं किया। दिनेश सर, ये जो जी सर 107A है वो जी ऐसी कंडीशन की बात करती है जो इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती है। उसका टाइटल भी है सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन इन्फ्रिंजमेंट। तो ये जो बोलार एग्जेम्पशन है और ये जो पैरेलल इंपोर्ट है, उसे क्या नहीं माना जाता है? इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है, बोलार एग्जेम्पशन एंड पैरेलल इंपोर्ट, उसको हम डिटेल में जानेंगे। चलिए सर, अ फार्मा कंपनी मेक्स अ पेटेंटेड ड्रग, फार्मा कंपनी ने एक पेटेंटेड ड्रग बनाया फॉर बायो इक्विवेलेंस ट्रायल्स एंड सबमिट डेटा टू DCGI, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, ड्रग कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही कुछ होगा, DCGI फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल। ये अप्रूवल के लिए DCGI को भेजा। नो कॉमर्शियल सेल इज मेड, यहां पर यह बात का ध्यान रहे कि कोई भी कॉमर्शियल सेल नहीं हुआ है, इसमें रुपये देके किसी को नहीं बेचा है। नो कॉमर्शियल सेल इज मेड, सिर्फ DCGI का अप्रूवल लेने के लिए फार्मा कंपनी ने एक पेटेंटेड ड्रग बनाया और उसे DCGI का अप्रूवल लेने के लिए भेजा है। फिर लिखते हैं इज दिस इन्फ्रिंजमेंट, ये फार्मा कंपनी वो पेटेंट ही नहीं है, ये याद रखिएगा, ये फार्मा कंपनी कोई पेटेंट ही नहीं है। ये फार्मा कंपनी आपकी मेरी कंपनी है। हम किसी पेटेंट को देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये पेटेंट का 20 बरस अभी खत्म होने वाला है और ये मार्केट में धूम मचा रही है दवाई, जो अभी ये चल रहा है ना, कोल्ड वाली सीजन चल रही है। तो मान लीजिए जो एजिथ्रोमाइसिन करके ड्रग है, मैं तो जनरली वही इनहेल करता हूं, 5 दिन का कोर्स होता है एजिथ्रोमाइसिन का। जब भी गला खराब हो या मुझे लगे कि भाई अब अपनी कैपेसिटी जा रही है, हम बीमार होने के तरफ जा रहे हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन के 5 दिन का कोर्स आ जाता है, तो उसको मैं ले लेता हूं। तो वो एजिथ्रोमाइसिन पेटेंटेड ड्रग है। अब मुझे पता चला कि एजिथ्रोमाइसिन जो पेटेंटेड ड्रग है वो नेक्स्ट ईयर इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फार्मा कंपनी हूं, मैंने उसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं जो जेनरिक दवा बना रहा हूं एजिथ्रोमाइसिन के जैसा ही वही ड्रग को बना रहा हूं, उसकी जेनरिक कॉपी बना रहा हूं, और फिर मैंने DCGI को अप्रूवल के लिए भेज दिया। यानी मेरी वो पेटेंट नहीं थी, पेटेंट किसी और की थी। 19वें वर्ष पे वो अभी पेटेंट एग्जिस्ट ही कर रही है, फिर भी मैंने ट्रायल के लिए किसी को भेज दिया है। तो क्या उसे इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आंसर्स को देख लेते हैं पहले और फिर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आंसर है यस, भाई ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा बिकॉज दे मैन्युफैक्चर द पेटेंटेड ड्रग। भाई इसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा क्योंकि उन्होंने पेटेंटेड ड्रग को बनाया है। तो दूसरा है यस बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल्स वेर कंडक्टेड, भाई क्लिनिकल ट्रायल लिए गए हैं इसलिए उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। C is no, falls under section 107A और इसे ही कहते हैं बोलार एग्जेम्पशन, कि भाई आप क्लिनिकल ट्रायल लेने के लिए या कोई गवर्नमेंट बॉडी से रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के लिए, बट नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे अगर आपने सेल किया है कहीं पर भी, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट में है यस अनलेस रॉयल्टी इज पेड टू द पेटेंटी, अगर वो पेटेंटी को रॉयल्टी पे कर देते हैं तब उसे इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। चलो वो तो मान रही है कि माना तो जाएगा ही, बट कब? जब वो रॉयल्टी पे नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि रॉयल्टी पे कर दो तो फिर नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर C, कि भाई इसको नहीं माना जाएगा इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि इसी को कहा जाता है बोलार एग्जेम्पशन। किसी भी पेटेंटेड ड्रग को, वहां पर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस लिखा है या फार्मास्यूटिकल, एनी एक्ट ऑफ मेकिंग, कंस्ट्रक्टिंग, यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग अ पेटेंटेड इन्वेंशन solely for uses reasonably related
to the development and submission of the information required under any law for the time being in force in India or in a country other than India that regulates the manufacture, construction and use, sale or import of any product. Okay, ये तो पैरेलल इंपोर्ट की बात है। दूसरा है importation patented product by any person from a person who is duly authorized under the law. Okay, ये पैरेलल इंपोर्ट है। पहले वाला तो यही बात कर रहा है। तो बोलार एग्जेम्पशन यही बात करता है कि आपने अगर क्लिनिकल ट्रायल के लिए या फिर कोई अप्रूवल के लिए मगर नो कॉमर्शियल सेल किया, कोई कॉमर्शियल सेल नहीं किया अभी तक, आपने बेचने नहीं लगे हो, फिर भी आपने उसको बनाया है, उसको क्लिनिकली लोगों पे टेस्ट किया है और क्लिनिक में आप रिसर्च करते हो तो किसी भी पर्सन को कुछ रुपये भी देते हो ड्रग इनहेल करने के लिए, तो ऐसे अगर आपने कोई चीज की है तो उससे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा एंड दैट इज दी बोलार एग्जेम्पशन। इसकी एक्सप्लेनेशन आई थिंक मैन्युअल में दी गई है। एम आई राइट प्रदीप पाल सर? सर अभी चेक नहीं करा, एक बार वैलिडेट करना पड़ेगा। जी कर लेते हैं, ये सेशन का टाइम खत्म होने से पहले अगर टाइम मिलेगा तो कर लेते हैं, वरना मैं कल आपको प्रूफ दूंगा। बट इसी को कहते हैं बोलार एग्जेम्पशन। करेक्ट अखिल सर? यस सर। यस सर। सर ये मेडिकल वगैरह से है ना, दिनेश मेडिकल सर? ट्रायल वगैरह से जी। रिलेटेड। हाँ, वही मैं देख रहा था कि यहाँ पर क्या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए ही है और वो सब्सटेंस है या सिर्फ मेडिकल ड्रग के लिए है? दैट इज माय नहीं कंसर्न। सर वो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और जेनेरिक सिर्फ मेडिसिन के लिए सर, ये बेसिकली बोलार एग्जेम्पशन। हाँ जेनरिक मेडिसिन के लिए होता है ये। नहीं सर, उस टाइम पे जब यस रजत सर। सर ने पढ़ाया था, उस टाइम पर जब रजत सर ने पढ़ाया था तब सर ने ये बताया था कि इसको मतलब यूज तो कहीं पर भी कर सकते हैं, बट मेनली इसका जो यूज होता है वो जनरिक मेडिसिन के पर्पज के लिए होता है। हाँ, आपने भी एक बार यही बोला था। 107A का फर्स्ट क्लोज जो ए क्लोज है वो कहता तो इन जनरल ही बात है, बट ये जब हम बोलार वर्ड यूज करते हैं ना, बोलार एग्जेम्पशन, तो वो फिर पर्टिकुलरली इसके लिए है। बट सर जैसे ये ए एफडीए जनरल, सर्चेज वगैरह, एफडीए हाँ सर्चेज सब क्लोज वगैरह जो ए, होती हैं। सब क्लोज ए सभी के लिए है। सब क्लोज ए सभी चीजों के लिए एप्लीकेबल है कि जो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट के लिए आप ट्रायल करते हो उसको पहले बनाते हो, मगर कॉमर्शियल सेल के लिए नहीं, चेक करने के लिए सिर्फ, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। वो सभी के लिए है, मगर जब हम बोलार यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जेनरिक मेडिसिन के लिए है। ओके सर, अभी ये रखते हैं और इसमें जेनरिक मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उस पे मैं आपको क्लैरिटी दूंगा फॉर श्योर। अखिल सर क्या बता रहे थे आप? ड्रग के ऊपर है, सारे ड्रग, एनी ड्रग रिलेटेड होता है ना, दैट कैन इंक्लूड मेडिकल ड्रग ना मैडम? हाँ हाँ हाँ, मगर उसमें वो किट आ सकती है, डायग्नोस्टिक किट्स, जैसे वो 92A में एग्जम्पशन होता है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सब्सटेंस। प्रोसेस की वो बात तो कर रहे हो ना सर 92A अभी? में तो इंक्लूडेड है सर, वो जो किट आप मेडिकल किट वगैरह जो बता रहे हो वो तो इंक्लूडेड है। डायग्नोस्टिक किट्स इंक्लूडेड है। हाँ हाँ, एक्सपोर्ट करने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर, वरना डाउट क्रिएट हो जाएगा। डाउट नहीं क्रिएट करना है, मैं उसका आंसर क्लियर कट लेके आऊंगा, मेरे जो तो ये जितने तो दिमाग में क्वेश्चन है इस उसका। सेक्शन में तो एनी प्रोडक्ट कर रहा है। हाँ सर, सेक्शन एनी प्रोडक्ट कर रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ कि यही सारी चीज अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो जी, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। वो बात वो तो आपकी ठीक सही है। है सर, फिर बुलार मगर ये जब कहाँ से आ गई? ये सर जब क्वेश्चन आएगा ना सर, ये जी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं देखिएगा ये वर्ड आएगा बोलार एग्जेम्पशन। ये 107A के सब ग्राउंड ए से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ये वर्ड। ये जो ए ग्राउंड है ना, उसी को उसका एग्जाम्पल देते हैं लोग कि ये बोलार एग्जेम्पशन है। नहीं, ये रूल्स में देते हैं सर या इसी एक्ट में? एक्ट में तो है नहीं कहीं एक्ट में ही है सर। नाम। ये सर एक्ट में नहीं है, कैसे कहते हैं उसको, एक्सरसाइज करते हैं ना जब ये चीजों को, कि ये ओके, एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, जनरली ये एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, तो उसमें आंसर आता है बोलार एग्जेम्पशन पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है सर, ठीक सर है। जनरली लॉ का पार्ट होता है, जैसे ये डॉक्ट्राइन ऑफ, ये क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे एक सिमिलर ट्रेडमार्क में होता है डॉक्ट्राइन इक्विवेलेंस। ऑफ एग्जॉशन,
डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विवेलेंस, ये सब क्या है, मतलब ये प्रिंसिपल्स आईपी में मतलब मोस्टली लगते ही हैं। तो ऐसे ये जो पोलर एग्जाम्पशन है या फिर ये जो पैरेलल इंपोर्ट है, ये भी लगता ही है। जैसे एक केस था, उसमें डॉक्टर ये क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन लगा था पेटेंट में, कि मतलब जो आगे जाके जैसे राइट्स एक्सक्लूसिव लाइसेंस वगैरह होते हैं, तो फिर वो जो राइट्स होते हैं आपके, जो मेन जो प्रॉपराइटर होता है उसके एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये सब डॉक्ट्राइंस होते हैं जनरली। बट हाँ, बट सर ये जो बोलार है ये भी जेनरिक मेडिसिन के लिए नहीं, मेरे हिसाब से सबके लिए ही आएगा, क्योंकि एज सच इसमें कोई गिवन है भी नहीं कि पर्टिकुलरली गिवन हो रिलेटेड टू फार्मा ही हो। और ये नाम एक केस से डिराइव हुआ है, बोलार हाँ फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, वो ऐसा ही। इसको भी हम ये अखिल सर यार बहुत बड़ा काम कर रहे हो यार आप तो। एडजुडी सर रेजुडिकाटा क्या था का कल क्या था? रेस जुडिकाटा, रेस रेस जुडिकाटा। जुडिकाटा आज आपने बोल दिया डॉक्ट्रिन, ये ई आएगा ना यहाँ पर, डॉक्ट्रिन। हाँ डॉक्ट्रिन डॉक्टर। ऑफ, ये साला मेरा स्पेलिंग मिस्टेक, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जॉर्शन, इसको भी हम कवर करेंगे। ये मोनिका मैडम, साक्षी मैडम, ध्यान में रखिएगा ये दोनों वर्ड को, और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मजा आता है इस वर्ड को एक्सप्लोर करने में। इसकी हम वो भी देखेंगे, केस स्टडीज भी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए ये 107 ए का सब क्लोज ए, 107 ए का सब क्लोज ए वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई लिमिटेड टू फार्मास्यूटिकल ड्रग नहीं है। बट जब हम बोलार वर्ड यूज करते हैं तो वो जेनरिक मेडिसिन को ज्यादा टारगेट करता है, उसमें भी ड्रग को ज्यादा टारगेट करता है। और उसका मीनिंग यही है कि वो ड्रग की पेटेंट अवधि खत्म होने से पहले उसको क्लिनिकल ट्रायल में लाया जाए, और जैसे ही उस पेटेंट की टर्म कंप्लीट होती है तो उसके दूसरे ही दिन हम मार्केट में उसको लॉन्च कर सके। ये उसका उद्देश्य होता है, दैट इज द मोटिव बिहाइंड डूइंग सच एग्जेम्पशन। वही उसका मेन पर्पस है, ताकि कोई बीमार ना पड़े, और बीमार पड़ जाए तो जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत ज्यादा रुपये देने ना पड़े उसे। ओके, अब इसका बी क्लोज, दूसरा क्लोज है बी क्लोज, 107 ए का बी क्लोज। कंपनी एक्स imports a patented बायोमेडिकल सेंसर फ्रॉम जर्मनी। कंपनी एक्स जो है उसने एक बायोमेडिकल सेंसर इंपोर्ट किया है जर्मनी से। द जर्मन सेलर इज लीगली लाइसेंस्ड बाय द पेटेंटी टू प्रोड्यूस एंड सेल द सेंसर। मैंने जैसे अभी बताया था कि ऑथोराइज्ड यूजर से आपने परचेज किया है, तो क्या ये इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा? यानी कंपनी एक्स ने एक चीज इंपोर्ट की है इंडिया में, वो क्या था? बायोमेडिकल सेंसर जर्मनी से। अभी जैसे कि ये जा रहे हैं ना अपने प्रदीप एच सर, ये कंपनी एक्स की जगह पर प्रदीप एच सर लगा दो। प्रदीप एच सर जा रहे हैं जर्मनी घूमने के लिए, और वहां से एक बायोमेडिकल सेंसर लेके आ जाते हैं, और उसी पर्सन के पास से लेते हैं जो लीगली लाइसेंस्ड है जर्मनी में बेचने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो जब जर्मनी से इंडिया में आएंगे प्रदीप एच सर, जाएंगे जर्मनी, और जर्मनी से जो परचेज करेंगे चीज को, एक चीज परचेज की, आइटम 1 लिखते हैं, आइटम 1 वो परचेज की, अब आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में उसी चीज का पेटेंट ग्रांट है। ये इंडिया में आ रहे हैं और पेटेंट ग्रांट है इसी चीज का, I1 का पेटेंट ग्रांट है इंडिया में। अब अगर जर्मनी में उन्होंने इंडिया के जो लाइसेंस यानी इंडिया के ऑथोराइज पर्सन से नहीं लिया है, जर्मनी में जो ऑथोराइज्ड है पर्सन इंडिया का, उससे नहीं लिया है, तो प्रदीप एच सर इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं उस पेटेंट की। मगर अगर ऑथोराइज पर्सन से लिया है तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई सभी को? मैंने बहुत बुरी तरीके से समझाया, थम्स अप दीजिए अगर ये बात समझ में आ रही है तो। अगर जर्मनी के ऑथोराइज पर्सन से वो परचेज कर रहे हैं तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं कर रहे हैं, मगर जर्मनी के अनऑथोराइज पर्सन से, क्योंकि पेटेंट होता है टेरिटोरियल राइट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो पेटेंट ग्रांटेड है इंडिया में उसका कोई जर्मनी में डुप्लीकेट बना रहा हो,
क्योंकि वो सिर्फ इंडियन टेरिटरी के लिए है। तो जर्मनी में जाके आप उसको परचेज करके आते हो तो फिर जर्मनी में ही यूज करो, इंडिया में मत लाओ, क्योंकि इंडियन बॉर्डर में जैसे ही आप एंटर हुए तो आप पेटेंट एक्ट के रूल्स से बाउंड हो। और पेटेंट एक्ट ये कहता है कि भाई अगर इंडिया में वो पेटेंट ग्रांटेड है तो उसका आप यूज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय दी पेटेंटी। तो अगर जर्मनी में उसके जो ऑथोराइज पर्सन है वहां से ही परचेज किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनऑथोराइज पर्सन से परचेज किया है तो इंडिया में प्रॉब्लम है, जर्मनी में प्रॉब्लम नहीं है। ये बात अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप दीजिए। और हाँ गंगाधर सर क्वेश्चन कीजिए। सर अगर जब सर प्रदीप एस सर इंडिया में आएंगे जब भी तो वो मतलब इन्फ्रिंज करेगा ना। हाँ इंडिया में आएंगे बाद में ही, ये मैंने कहा ना, यहाँ पर इन्फ्रिंज करेगा जब वो इंडिया में आ सर जाते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, अभी तो फिर वो सर पर्सनल यूज के लिए ला रहे हैं, लाइक कॉमर्शियलाइज तो हाँ कर नहीं रहे हैं, तो वो तो हाँ नहीं इन्फ्रिंज करना चाहिए ना अगर मैं नहीं, किसी मगर फॉरेन उन्होंने कंट्री। किसी से परचेज किया ना, पर्सनल यूज के हाँ लिए आप बना सकते हो, समझिएगा सर। पर्सनल यूज के लिए आप बना सकते हो, एक्सपेरिमेंट के लिए आप बना सकते हो, बट एक्सपेरिमेंट के लिए आप परचेज नहीं कर सकते हो। ये इंपोर्ट करना हुआ सर, एक तरीके का ये क्या हुआ, इंपोर्ट ही तो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समझ सर पा रहे हैं सर? इम्पोर्ट तो हो रहा है। सर इंडिया में और उन्होंने पेटेंट होना चाहिए। जर्मनी के पर्सन को रुपये दिए कि नहीं दिए? यस सर वो तो मैं समझ रहा हूँ कि इम्पोर्ट हो रहा हाँ? है, बट ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही लेके आया था, नहीं ढेर सारा लेके आके फिर इंडिया में सेल कर रहे हैं, सर तो सेल ऐसे नहीं तो कर सर। रहे हैं सर, ने सिर्फ लेके आ गए वो चीज, मगर अनऑथोराइज पर्सन से लेके आ गए। अगर इसी ऐसी चीज होती तो फिर सभी लोग वही करेंगे ना सर। जैसे कि आपको 2 क्वांटिटी मंगानी है तो आप कहोगे कि एक क्वांटिटी आप मंगा लो, एक क्वांटिटी जयवीर सर आप मंगा लो। हम बेचते हैं यहाँ पर, उसका यूज करते हैं, बेचते नहीं है, यूज करते हैं। तो फिर पेटेंटी का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं इंडिया में। समझ पा रहे हैं सर मेरी बात को? यस सर। तो ये भी इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा अगर अनऑथोराइज पर्सन से लिया है तो। वापस कहता हूँ, यस मोनिका मैडम कुछ आप कह रहे थे बीच में, नहीं सर मैंने नहीं बोला कुछ भी। तो किसी ने कुछ तो बोला, मुझे शायद आपकी जैसी आवाज लगी। एनी क्वेश्चन इन दिस केस? ये अगर लीगल पर्सन से है तो अनऑथोराइज नहीं माना जाएगा, और अगर अनऑथोराइज पर्सन से है तो इसे इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। यस साक्षी मैम? सर पेटेंट होना चाहिए इंडिया में। पेटेंट ग्रांटेड होना चाहिए इंडिया में तभी जाकर, ठीक है ठीक है। प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस चीज की, तभी उसे इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बस इसी को कहते हैं दिनेश सर पैरेलल इंपोर्ट। पैरेलली आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री से। क्लियर है सर ये कॉन्सेप्ट पैरेलल इंपोर्ट? आंसर दे दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में। और दिनेश सर आप क्लियर कीजिए कि ये चीज पैरेलल इंपोर्ट आपको समझ में आई। इसी को कहते हैं पैरेलल इंपोर्ट, कि जो चीज इंडिया में भी आप परचेज कर सकते थे उसी चीज को आप जर्मनी से परचेज करके आए, क्योंकि उसका पेटेंट इंडिया में भी था, जर्मनी में भी था, और जर्मनी में भी उन्होंने एक ऑथोराइज पर्सन को रखा हुआ है चीजें बेचने के लिए, और वहां से आप इंपोर्ट करके आ गए इंडिया में। और अगर आपको इंडियन पेटेंट वो देखता है तो वो आप पे इंफ्रिंजमेंट सूट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने उसी के पैरेलल, यानी जर्मनी में जो पैरेलल पर्सन थे, पैरेलल अथॉरिटी थी, वहां से ही आप परचेस करके लाए। सर यहाँ मुझे गंगाधर सर का क्वेश्चन बड़ा वैलिड लगा कि वो यूज के लिए लाए हैं अपने पर्सनल, तो यूज तो कोई कर ही सकता है ना, परचेज तो कोई भी कर सकता है। मैं कोई जैकेट परचेज कर सकता हूँ, कोई स्कूटर कर सकता हूँ, मैं अपने यूज के लिए, मैं उसको जब तक बेच नहीं रहा हूँ उसका प्रोडक्ट बना करके, तब तक इंफ्रिंजमेंट नहीं मानी जानी चाहिए ना। यूज के लिए तो कोई भी ला नहीं सकता है। सर तो वही तो बात है आपकी, कि आप यूज के लिए ला सकते हो, मगर किस पर्सन के पास से ला सकते हो? इंडियन में आपने जो पेटेंट बनाई वो टेरिटोरियल राइट्स है कि नहीं है आपके पास? आप अपने अपने आप को पेटेंट ही समझिए सर, जी। अपने आप को आप पेटेंट ही समझिए। हम्म। आप पेटेंट ही हैं और आप मुझे देख रहे हैं कि भाई जयवीर मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बरोबर है सर? अब जी। आपने कहा पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, क्या मैंने वो प्रोडक्ट बनाया या फिर उसको मैं डायरेक्टली किसी से परचेज कर रहा हूं? वो तो आप जानेंगे ना कि रॉयल्टी किसको मिली, मैंने बनाया
मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया, मैंने रिसर्च के लिए बनाया, मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए वो पेटेंट का प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने उसकी रॉयल्टी किसी को पे की, यानी मैंने आपकी रॉयल्टी को बचाने के लिए जर्मनी से मैं वो चीज किसी के पास से परचेज करके आया हूं, ये बात क्या वैलिड चलेगी? सर ये तो पूरा क्लियर होगा कि वो मतलब पेटेंटी का जो लॉस होगा इस केस में। बट सर सब पर्सन को थोड़ी पता होगा कि इसका पेटेंट इंडिया में है कि नहीं है, और मेरे पे इन्फ्रिंजमेंट सूट आ जाएगा, मैं इंडिया में जाऊंगा लेके तो। सर पेटेंट एक्ट को जब भी पढ़िएगा तो उसमें यही मानिएगा कि जिस दिन वो पेटेंट की एप्लीकेशन पब्लिश होती है और जिस दिन ग्रांट का पब्लिकेशन होता है, वहां पर यही माना जाता है कि इंडिया के सभी लोगों को वो पब्लिकेशन पता है। लो यही मानता है, लो ये कभी नहीं कहेगा कि वो चीज ये आपने तो है देखी है कि नहीं देखी है। द मोमेंट इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, वो ऐसा मान लेगा कि आपको पता है। ज्योति मैम प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कोर्ट इसको मानेगा कि नहीं मानेगा कि भाई उसी दिन आपको पता था, आपको पता था या नहीं पता था उससे कुछ लेना देना नहीं है कोर्ट को। हमने पब्लिश सही कर बात दिया, है। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए, बस खत्म बात वहां पर। और हाँ अगर इस सर, तरीके से अगर इंपोर्ट अलाउड कर दिया गया तो फिर कोई भी पेटेंटी अपनी चीज इंडिया में बेचेगा ही नहीं, सभी लोग बाहर बाहर से उठा के लेके आ जाएंगे। फिर वो एक ही चीज के लिए क्यों लिमिट कर रहे हो? फिर तो कितनी भी क्वांटिटी के लिए लिमिट कर दो और सर बोल दो ये कि ना एक मेरे। लॉ लॉ में एक वर्ड बोलते हैं विच इट्स इम्प्लिकेबल फॉर एवरी पर्सन। नॉट नोइंग लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पढ़ना नहीं आया। नहीं नहीं, वो ये तो वो ठीक नहीं बात है, है। और ये बात है कि वहां से इंपोर्ट करके आए पर्सनल यूज के लिए, तो क्या उससे इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक ज्योति क्यों नहीं मैम? माना जाएगा? नहीं, इन्फ्रिंजमेंट ही होगा ना सर। See, somewhere it's clearly written that it's not allowed. Just because you have not understood, you cannot say I have not understood, so I got it. Na, नहीं नहीं, the entire वहां पर concepts 40 get diluted. नहीं 47 का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं गंगाधर सर। ज्योति मैम 47 ये कहता है कि एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंट या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई भी पेटेंट की इंफॉर्मेशन, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली 47 पढ़ने जैसा है तब फिर यहाँ पर। तो आप किस चीज के लिए ला रहे हो इस केस में? दैट शुड पहले वो तो क्लैरिफाई कीजिए मैडम ना सर। वो तो सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे ना कि मैं रिसर्च के लिए ला रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ला रहा हूँ या पर्सनल यूज करने के लिए ला रहा हूँ। तो फिर ये और सर सेक्शन जैसे बता 47 और सेक्शन 107 का आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहेगा ना। देखो, क्यों? अगर मैं बोलूंगी कि मैं सेक्शन 47 मुझे एजुकेशन पर्पस के लिए अलाउ करता है, जो कि एक वैलिड ग्राउंड मेंशन किया हुआ है, एंड इफ मगर आई प्रूव इट द एंटायर एजुकेशन पर्पस के लिए क्या अलाउड करता है? मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग क्या अलाउड करता है वो तो देखना पड़ेगा ना। use not making na. If you're making also, you're doing it for the education purpose, to educate yourself, हाँ and you're limiting to that only. You're not selling it. बट You're not making a अभी तो हम commercial use इम्पोर्ट की of बात it. कर रहे हैं ना सर, अभी तो इम्पोर्ट की हाँ बात कर रहे हैं ना जी जी, प्रेजेंट टाइम में। मगर यस सर। आप खुद लेके आते हो तो क्या उसे इंपोर्ट माना जाएगा? इंपोर्ट करना यानी किसी और पर्सन के पास से इंडिया में मंगवाना, वो हुआ। आई आप थिंक खुद सर जा हम रहे हो इसको और खुद लेके आ रहे हो तो इसमें हम सर वो भी मुझे कस्टम लगता के है थ्रू आ रहा है। आर्टिकल के नंबर पे होना चाहिए निर्धारित। अगर एक दो आ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट मानी जानी चाहिए। एनी मशीन, मान देखते हैं सर, एनी मशीन, apparatus or other article in respect of which the patent is granted, or any article made by the use of the process in respect of which the patent is granted, may be made or used, and any process in respect of which the patent is granted may be used by any person। तो यहां पर क्लियर है किसके लिए? बाय द यूज ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के लिए यूज है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज ग्रांटेड, मे बी मेड और यूज्ड, जो बनाया जाए या उसको यूज किया जाए, फॉर एनी प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज ग्रांटेड, और मे बी यूज्ड बाय एनी पर्सन फॉर द पर्पस merely of experiment or research, including the imparting of instruction to pupils। याद रखिए यहां पर भी
ज्योति मैडम आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है उस प्रोसेस के लिए और उस प्रोसेस से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर कहीं पर भी प्रोडक्ट की बात नहीं है। तो प्रोडक्ट में तो अगर आप उसको बनाते भी हो तब भी वो उसको इंफ्रिंजमेंट मानेंगे। कहीं पर भी क्लियर कट ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं है। और इसको क्या बोलेंगे, एनी मशीन एपरेटस और अदर आर्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज ग्रांटेड। ये तो एक तरीके का प्रोडक्ट ही हुआ। एनी मशीन तो प्रोडक्ट हुआ, एपरेटस भी प्रोडक्ट हुआ, अदर आर्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज ग्रांटेड और एनी आर्टिकल, सारी चीजें हैं यहाँ पर। और एनी आर्टिकल मेड बाय द यूज ऑफ द प्रोसेस। नहीं, मगर फिर भी ये इंपोर्ट वाली चीज यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा एक पार्सल के लिए भी अलाउड नहीं है सर। अगर ऐसा होता ना कि एक चीज के लिए भी अलाउड होती दिनेश सर, तो वो यहाँ पर क्लियर कट लिखते। हालांकि मैं अपने ये स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, इस तरीके से लिखा है, एनी मशीन एपरेटस और अदर आर्टिकल। इस तरीके से वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सारी चीज लिखी है, प्रोडक्ट लिखा है, प्रोसेस लिखा है, तो कितने ही लोग प्रोसेस के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट है। कितने ही लोग बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ कोई चीज न्यू लगती है तो वो खरीद लाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ नहीं नहीं थिंकिंग ये दिनेश पता नहीं सर, पेटेंट। जी जी दिनेश सर जी वो वाला काउंटरफिट प्रोडक्ट्स अगर ला रहे हो तो क्वेश्चन नहीं उठता है। ठीक है, आप ओरिजिनल जो पेटेंटेड चीज ला रहे हो और अगर पेटेंटी को पता चलता है कि उसका प्रोडक्ट मिसयूज हुआ है, तो ही कैन infringement है। ऑलवेज इन्फ्रिंजमेंट। मैंने खुद नहीं लड़े हैं ऐसे वाले केसेस, मैंने खुद ने ये लिटिगेट किया हुआ है। चलिए अगर मैम, आप अगर आपने किया है प्रैक्टिकल तो हम मान लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ना आप पेटेंट एक्ट को एक सेकंड के लिए बगल में रख दीजिए, क्योंकि कोई भी एक्ट क्या होता है ना कि इतने क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि हर क्वेश्चन को आंसर दे। लॉजिकली होता ये है जी ना, जब आप कोर्ट में लिटिगेट करोगे आप अपने ग्राउंड्स रखोगे सामने एंड द डिफेंड हैज टू प्रूव कि ये ग्राउंड इधर है या नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट एविडेंस एंड ऑफ द डे। एक्ट में एक लाइन रखा रहेगा, वो इंटरप्रिटेशन के लिए आपको हाफ सेकंड भी नहीं देते कि आप इंटरप्रेट कैसे करोगे। यू अंडरस्टूड, एंड देन सिविल राइट्स आ जाते हैं वहां पे। सारा का सारा जो है ना आपका पेटेंट एक्ट का सिर्फ 10% लेंगे और बाकी सिविल राइट्स लगाते हैं वहां पे देखने के लिए कि डैमेजेस क्या हुआ है सामने वाले को। जी तो जी अगर पेटेंट एक्ट ये बोल रहा है ना कि आप नहीं ला सकते, काउंटरफिट गुड्स के बारे में मैं नहीं बोल रहा, वो एक्ट में भी क्लियरली आई थिंक समवेयर आई रेड इट कि काउंटरफिट गुड्स आर नॉट कंसीडर्ड देयर। तो जो ये आप अभी ये कह रहे हो ना कि कई लोग जाते हैं बाहर और लेकर आते हैं, मैं अगर शिनेल का ला रही हूँ, गुच्ची का लेकर आ रही हूँ, ओरिजिनल प्रिंट लेकर आ रही हूँ और उसके साथ मैं कुछ गड़बड़ी कर रही हूँ, काउंटरफिट बना रही हूँ यहाँ आके, तब तो दिक्कत होएगी ना। नहीं, अगर बना रहे हैं तो दिक्कत होगी। बना रहे हैं लेके आ रहे मल्टीपल हैं तो लेके आ रहे हैं तो की बात कर रहा हूँ ना मैं। अगर कोई मैं हाँ तो एक या लेकर कोई देखो, चीज हाँ लेकर आ, देखो आप, मैं उठा के गुच्ची का परचेज करके लाई हूँ। आपने अगर एयरपोर्ट पे भी देखा हो ना, कई बार आप जो ब्रांडेड आइटम्स लेकर आते हैं ना, कस्टम वाले भी पकड़ते हैं, दे आस्क फॉर द रिसिप्ट, बिल्कुल रिसिप्ट देखते है ना। हैं, बट उसमें भी एक नंबर रहता है। आप देखो, आप कहीं गोल्ड भी लेकर आते हो, कई चीजें लेके आते हो, तो वो भी कस्टम ड्यूटी में वो देखते हैं हमें कितनी अमाउंट लेके आ रहे हैं, कितना हाँ बट अभी क्वांटिटी अभी है। पर से मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ आईपीआर के बारे में बात कर रही हूँ। पहले आज से ना 5 साल पहले आईपीआर को इतने दिल से लगा के नहीं रखते थे लोग आज, बट आजकल ग्लोबली ऐसा हुआ है कि अगर आप कोई भी पेटेंटेड प्रोडक्ट बी डिजाइन अंडर आईपीआर, अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जितने भी है, वेदर इट इज ट्रेड, कॉपीराइट, डिजाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप अगर इंपोर्ट करते हो किसी ऑथराइज पर्सन से नहीं ला रहे हो और किसी ऐसे किसी से भी उठा के ला रहे हो, कस्टम में अगर पकड़े जाएंगे तो आईपीआर के एक्ट वहीं से लागू हो जाएंगे। ये सही। 5 साल मैडम पहले ऐसे नहीं इट्स था, अभी बहुत डिफरेंट हो गया है कंसेप्ट, ज्योति मैडम बिकॉज बात भी ग्लोबल सही है इकोनॉमी है ना। और ये सही भी बात है। अगर लिखा होता कि भाई एक आइटम लानी अलाउड है तो वो एक्ट में लिखा होता, अगर नहीं लिखा है तो फिर हम उसे इन्फ्रिंजमेंट ही मानेंगे। ये बात ट्रू है। 10:57 हो चुकी है। 107A का कंक्लूजन लिख लीजिए। हम इस सर सेशन को छुट्टी अभी दे एंड दो कर रहे सर, हैं। और भी काम है, छुट्टी दे दो सर, मैडम वही काफी तो है। बोल रहा हूँ कि वही तो बोल रहा हूँ आपको, मैंने रोका ही इसीलिए कि मैडम छुट्टी करनी है वरना आप इसको आगे लेके जाते हैं अभी। जी अभी आज एंड कर रहे हैं। 11 बजे तक छुट्टी है सर आज।
ओ सर 11 बज चुके, आज 10:57 को सभी लोग आ गए थे ना, 9:37 तक आ चुके थे, इसीलिए जी 10:57 को छुट्टी। क्या चक्कर है और सर, अब आज सर जल्दी कैसे? इनको बिठा के रखिए सर, दिनेश सर को पकड़ के रखना आप। दिनेश सर बैठेंगे भी, दिनेश सर बैठेंगे भी, बैठेंगे। नहीं मैं बैठ जाऊंगा, मगर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। दिनेश सर मुझे सर जी आपकी मैं एक ड्रॉप और करती अच्छी हूँ, बात, आई हैव सम वर्क। जी 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 मैडम, दिनेश सर आज आपकी एक और थैंक बात यू मुझे सर। पता चली अच्छी वाली, अरे सर क्या अच्छी कि पता लगी? आप मुझे 3 बार बोल देंगे कि सर आप जो बोल रहे हो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये बात से, मगर आप हाँ। ज्योति मैडम की बात में ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर ठीक है। क्या नहीं ये नहीं, बदलाव आपके अंदर, उन्होंने सर एक उन्होंने ऑन अ कन्विंस लाइटर किया नोट, मुझे, ऑन अ उन्होंने मुझे। लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट, क्या ये बदलाव आपके जिंदगी में शादी के बाद आया है? सर वकील से वकालत वाली बातें अगर हम छेड़ेंगे तो फिर डूबेंगे ही ना। कहाँ बात करनी है हमने, ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ? नहीं दैट्स ग्रेट, छोटी छोटी सर हंसी मजाक की बात है बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट सर। अच्छा सर, ये एक मुझे थोड़ा बता दें, जो प्रदीप पाल सर या फिर प्रदीप एक सर बताना चाह रहे थे, वो 64 वाला क्या था वो? 64 का और 64 सेक्शन का ये जो शॉर्ट की है ना, उसका वीडियो मैं आपको भेजता हूँ कि हर एक ग्राउंड को कैसे C6W3 से कैसे डिफाइन किया गया। मैं आपको कॉल करता हूँ सर अभी और आपको ये समझा देता हूँ। ओके सर, ठीक है सर, तो बाकी ठीक है। सब लोग अभी हम एंड करते हैं सेशन को, 11:59 हुआ, 10:59 हुआ है, एंड करते हैं, कल वापस हम कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।